नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनफिल्टर्ड माइंड्स के एक और बेहतरीन सेशन में। अच्छा, एक बात सोचिए, क्या होगा अगर कल सुबह हम उठें और पता चले कि किचन का गैस सिलेंडर अब मिलने ही नहीं वाला। सुनने में फिल्मी लगता है ना, पर यह सिर्फ एक कल्पना नहीं है। ये एक ऐसे संकट की तस्वीर है जो हजारों मील दूर एक जियोपॉलिटिकल टेंशन से शुरू होकर सीधा हमारी रसोई तक पहुंच सकता है। आज हम बात करेंगे 2026 के एक ऐसे ही काल्पनिक ऊर्जा संकट की। तो इस पूरे विश्लेषण में हम इस संकट की पूरी कहानी को परत दर परत समझेंगे। आखिर कैसे एक समुद्री रास्ता बंद होने से पूरी दुनिया में खलबली मच गई, इसका असर भारत और हमारे किचन पर कैसे पड़ा, और सबसे जरूरी बात, इससे बचने का रास्ता क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे जियोपॉलिटिकल टकराव से जिसने दुनिया के एक बेहद अहम समुद्री रास्ते को एक तरह से बंद ही कर दिया। इस तारीख को ध्यान में रखना होगा क्योंकि इसी दिन से सब कुछ बदलना शुरू हुआ ये कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर संयुक्त हवाई हमले किए और बस यहीं से संकट गहराना शुरू हो गया। जरा देखिए कि हालात कितनी तेजी से बिगड़े। हमलों के सिर्फ 2 दिन बाद ही ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को ब्लॉक कर दिया और महज 1 हफ्ते के अंदर तेल की कीमतें आसमान छूने लगीं, जिससे दुनिया को एक ऐसा कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा जो पहले कभी नहीं हुआ था। तो सवाल ये है कि ये जगह इतनी जरूरी क्यों है। तो ऐसे समझिए, दुनिया का लगभग 20 मिलियन बैरल तेल रोजाना इसी पतले से रास्ते से गुजरता है। इसका बंद होना मतलब एक तरह से वैश्विक ऊर्जा सप्लाई चेन का गला घोट देने जैसा है। चलिए अब देखते हैं कि इस फिजिकल ब्लॉकेड का असर दुनिया भर के फाइनेंशियल मार्केट्स पर कितनी जल्दी और कितनी बुरी तरह से पड़ा। और इसका असर तो तुरंत और जबरदस्त था। सोचिए, कीमतें रातों रात $85 से सीधे $120 प्रति बैरल पर पहुंच गईं। मतलब एक ही दिन में लगभग $35 का उछाल। ये कोई छोटा मोटा जंप नहीं था, ये इतिहास का सबसे बड़ा सिंगल डे जंप था। इस संकट का सीधा मतलब था बाजार से भारी मात्रा में तेल का गायब हो जाना। आईईए के मुताबिक अकेले मार्च में ही सप्लाई में रोजाना 8 मिलियन बैरल की कमी आने का अनुमान था। ये एक चौंका देने वाला आंकड़ा है ना? अब इतने बड़े संकट से निपटने के लिए एक अभूतपूर्व प्रतिक्रिया भी आई। आईईए के सदस्य देशों ने मिलकर अपने इमरजेंसी रिजर्व से 400 मिलियन बैरल तेल जारी किया। ये एजेंसी के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा रिलीज था। चलिए अब इस वैश्विक कहानी को भारत पर केंद्रित करते हैं और देखते हैं कि दुनिया के दूसरे सबसे बड़े एलपीजी उपभोक्ता देश के लिए इस संकट का क्या मतलब था। देखिए, इस संकट में भारत की सबसे बड़ी कमजोरी सामने आई। हम अपनी एलपीजी की जरूरत का लगभग 55 से 60% हिस्सा बाहर से मंगाते हैं, मतलब आयात करते हैं, और ज्यादातर सप्लाई उन्हीं खाड़ी देशों से आती हैं जिनका रास्ता अब बंद हो चुका था। ये सिर्फ एक आर्थिक आंकड़ा नहीं है, ये 30 करोड़ से ज्यादा परिवारों की कहानी है जो खाना पकाने के लिए एलपीजी पर निर्भर हैं। इनमें उज्ज्वला योजना के तहत जुड़े लाखों परिवार भी शामिल हैं। और स्थिति कितनी गंभीर थी वो इस एक आंकड़े से समझी जा सकती है। मार्च के मध्य तक रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के पास सिर्फ 10 दिनों का एलपीजी स्टॉक बचा था। समय बहुत तेजी से खत्म हो रहा था। तो अब देखते हैं कि कैसे ये ग्लोबल संकट हजारों मील का सफर तय करके हर भारतीय घर की रसोई तक पहुंच गया। इसका सबसे पहला और सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ा। दिल्ली में एक घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत संकट के बीच 60 रुपये बढ़कर 913 रुपये हो गई। अब घबराहट और जमाखोरी को रोकने के लिए सरकार ने तुरंत कुछ कदम उठाए, जैसे सिलेंडर बुकिंग के बीच कम से कम 25 दिनों का गैप रखना अनिवार्य कर दिया गया और रिफाइनरियों से कहा गया कि वे घरेलू सप्लाई को प्राथमिकता दें। लेकिन इस संकट का असर सिर्फ घरों तक सीमित नहीं रहा। लगभग 85% रेस्टोरेंट्स कमर्शियल एलपीजी पर चलते हैं और उनमें से 60% पर अस्थायी रूप से बंद होने का खतरा मंडराने लगा। साथ ही लोगों के खरीदने के तरीकों में भी बदलाव देखा गया, जिसमें इंस्टेंट नूडल्स जैसी चीजों की बिक्री 20% तक बढ़ गई। खैर, हर संकट एक मौका भी देता है। इस संकट ने एक जरूरी सवाल खड़ा किया, क्या हम हमेशा आयात पर निर्भर रह सकते हैं? और इसी सवाल ने हमें विकल्पों की तलाश तेज करने पर मजबूर कर दिया। तो एलपीजी के मुख्य विकल्प क्या हैं? एक है पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी और दूसरा है इलेक्ट्रिक कुकिंग। पीएनजी अभी सबसे सस्ता है, लेकिन इसकी पहुंच सिर्फ 2% घरों तक ही है। वहीं इलेक्ट्रिक कुकिंग के लिए शुरुआती खर्च ज्यादा है और ये तभी सस्ता पड़ता है जब बिजली का रेट एक लिमिट से कम हो।
लेकिन बात सिर्फ पैसों की नहीं है, एक बहुत ही दिलचस्प सांस्कृतिक रुकावट भी है, जिसे कहते हैं चपाती फैक्टर। जी हाँ, CEW की एक रिसर्च बताती है कि बहुत से भारतीय परिवारों को लगता है कि कुकिंग मतलब इंडक्शन वगैरह पर वो बात नहीं आती, खासकर रोटियां बनाने में जिसके लिए सीधी आग की लपट चाहिए होती है। तो ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का मामला नहीं, बल्कि आदत और स्वाद का भी है। तो इस पूरे संकट से हमने क्या सीखा और एक मजबूत भविष्य बनाने के लिए आगे का रास्ता क्या है? सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सबक ये है कि सिर्फ ईंधन उपलब्ध होना ही ऊर्जा सुरक्षा नहीं है। जब तक हमारी पहुंच बाहरी और अस्थिर बाजारों पर निर्भर रहेगी, हम सही मायनों में सुरक्षित नहीं हैं। तो आगे का रास्ता साफ है, हमें अपनी रसोई को अस्थिर वैश्विक तेल बाजार से डीकपल करना होगा, मतलब अलग करना होगा। इसका मतलब है रिन्यूएबल एनर्जी से चलने वाली इलेक्ट्रिक कुकिंग को बढ़ावा देना, घरेलू बायोफ्यूल विकसित करना और ऊर्जा परिवर्तन को सिर्फ एक क्लाइमेट गोल नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरत समझना। अंत में ये संकट एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। क्या हमारी आधुनिक रसोई, जिस पर हम इतना भरोसा करते हैं, वो ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर इस कदर निर्भर है कि वो हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा नाजुक हो चुकी है? इस पर जरूर सोचिएगा। ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।